ओके फाइन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दिस इज लेक्चर नंबर 4। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और आज का हमारा डिस्कशन है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। आज हम दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे आसान और थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। लास्ट क्लास में मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताया था। जब हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड को प्रूफ करते समय हम लोगों ने थोड़ा सा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यूज किया था। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक वेक्टर है, कोई सा भी वेक्टर है, कोई सा भी एक वेक्टर है। फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दिस इज अ वेक्टर और ये है वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए यहां से थीटा इंक्लाइंड है, यहां से थीटा इंक्लाइंड है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इस वेक्टर को, इस जो ये लाइन है, इस लाइन की तरफ यदि हम रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वेक्टर ए को हम नीचे और इसके परपेंडिकुलर दो भागों में तोड़ देंगे, दो भागों में रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया और इसका हम नाम ले लिए x एंड दिस वैल्यू इज y। यदि ये लेंथ जो y है इतना ही लेंथ यहां पे आप देखेंगे, सो दिस लेंथ इज ऑल्सो y, ये लेंथ भी y ही होगा। और इसको हम इस तरीके से ऐड कर दें, जोड़ दें, तो ये रहा y। ये हमारा जो ब्लैक लाइन से यहां पे दिख रहा है, दिस इज वेक्टर a। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला पता है। यदि मैं लिखना चाहूं साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, y बाय हाइपोटेनस इज a, y बाय a। यदि मैं y लिखना चाहूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, a साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। यदि मैं इसी तरीके से cos थीटा लिखना चाहूं, सो इफ विल राइट cos थीटा, सो cos थीटा यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे वेक्टर में, तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, x अपॉन हाइपोटेनस इज a। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू a से इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां से हमें सीधे सीधे कुछ स्पेशल चीज पता चला, वो स्पेशल चीज को मैं बता दूं। दिस इज वेक्टर ए, ये अपना वेक्टर ए था और इस वेक्टर को हमने दो भागों में ब्रेक किया, जिसमें से ये वाला जो कंपोनेंट आया जो इसके जस्ट नीचे तक होगा, लेंथ में छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेंथ में छोटा होगा। और तो ये वाला कंपोनेंट जो थीटा से जुड़ा हो, उस कंपोनेंट में देखो ये x थीटा से जुड़ा है, तो x का वैल्यू कितना है, a cos थीटा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, a वाला जो कंपोनेंट है इसको हम इधर तोड़ेंगे, तो जहां पे थीटा से जुड़ा हुआ होगा उधर हम cos थीटा लगा देंगे, उधर हम क्या लगा देंगे, दिस इज a cos थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की यदि हम बात करें, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ए का जो ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज y, इस डायग्राम में देखेंगे दिस इज y, y का वैल्यू कितना है, a sin थीटा। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दिस इज a sin थीटा। हमने क्या सीखा अभी अभी कि किसी भी वेक्टर को हम किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, कैसे दो भागों में तोड़ देते हैं। यह है रिजोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। याद रखने का तरीका क्या है, जिधर थीटा जुड़ा है उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं जुड़ा है उधर साइन थीटा। काफी आसान है। अब ध्यान देंगे, जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर में हमें एक्स और वाई कंपोनेंट को हमें बताना है। तो ध्यान देखते हैं, इस वेक्टर का यूनिट कितना है, दिस लेंथ इज 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन में जो एक्स कंपोनेंट होगा, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स कंपोनेंट होगा वो यहां तक होगा, यहां तक होगा। दिस लेंथ शुड बी, ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस लेंथ शुड बी, मैंने बताया था जिधर थीटा जुड़ा हो उधर क्या लिखना है, cos थीटा। तो यहां पे लिखेंगे f cos थीटा। तो f का वैल्यू कितना है 10 और cos थीटा कितना है, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू हमें याद है बच्चों, दिस इज 10 इंटू cos 30 इज √3/2। cos 30 इज √3/2, यहां से हो गया दिस इज 5 √3 न्यूटन।
तो यदि क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट, इट्स 5√3 न्यूटन। उसी तरीके से यदि हम वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहें तो जिधर थीटा नहीं जुड़ा हो, जिधर थीटा नहीं जुड़ा हो उस कंपोनेंट को यदि हम तोड़ें, इस फोर्स को इधर तोड़ें, तो यहां पे आ जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। यदि थीटा नहीं जुड़ा हो तो हम उसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। अब लिख लेते हैं एफ का वैल्यू कितना, दिस इज 10 और साइन, दिस इज साइन 30 डिग्री। अच्छा, इधर वाला एंगल नहीं लिखना है, ये 60 डिग्री है, ये इसका मतलब ये नहीं कि इधर 60 डिग्री लिख देगा, ये एक ही थीटा पे हम काम कर रहे हैं, दिस वन। तो यहां पे हमने लिखा साइन 30 डिग्री, इधर भी लिखना है, तो ये हो गया 10 इंटू साइन 30 इज 1/2, आप सभी लोगों को पता है, तो इधर से कैंसिल हुआ, दिस इज 5 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी एक वेक्टर को दो भागों में तोड़ना सीख गए हैं। इसको याद रखने का तरीका है, इसको याद रखने का तरीका है कि मान लीजिए ये है फोर्स F, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F cos थीटा, क्योंकि यहां पे थीटा जुड़ा है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, F साइन थीटा, जिधर थीटा नहीं जुड़ा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन काफी आसान था, आसानी से सभी लोगों ने समझ लिया। अभी हम आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, नॉर्मली इसका हम यूज करते हैं, ध्यान देगा, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो हमारे हॉरिजॉन्टली प्लेन में है, ये सब लाइन है, ये सब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल किसको बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। ये सब क्या है, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो ये है अपना हॉरिजॉन्टल, और इस हॉरिजॉन्टल से हमने 60 डिग्री पे, दिस इज 60 डिग्री पे हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हम उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में यदि तोड़ेंगे तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, और ये जो वर्टिकल में यदि हम तोड़ेंगे, दिस इज वर्टिकल, तो ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब मैंने आप लोगों को बताया जिधर थीटा जुड़ा हो उधर cos थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम VH से रिप्रेजेंट करते हैं, H मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो VH कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज 20, जो ये मैग्नीट्यूड है, और यहाँ साइन थीटा लगेगा कि cos थीटा लगेगा, थीटा जुड़ा है तो cos थीटा लगेगा, दिस इज cos 60 डिग्री, और हमारा जो वैल्यू आ गया, दिस इज 20 cos 60 इज 1/2, यहां से हो जाएगा 10, यूनिट इज सेम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। यदि हम वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट VV, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज 20 और साइन 60 हो जाएगा, दिस इज साइन 60 डिग्री, और ये जो वैल्यू आ जाएगा 20 और साइन 60 इज √3/2, तो ये हो जाएगा 2 से ये कैंसिल हुआ, दिस इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। काफी आसान है बच्चों, फटाफट हो रहा है, फटाफट हो रहा है, और हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीख लिया। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिधर थीटा जुड़ा हो उधर cos थीटा, जिधर थीटा नहीं जुड़ा हो उधर साइन थीटा, रिजोल्यूशन इज डन। अब हमारी बात आती है यूनिट वेक्टर। तो ध्यान देगा बच्चों, यूनिट वेक्टर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, और ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। कोई यूनिट मतलब यूनिट इन डायमेंशन वाला यूनिट, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, और इसका जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसको देखते हैं, इट्स अ डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इट डजंट हैव एनी डायमेंशन। यूनिट वेक्टर की बहुत ही खास बात लिखी हुई है यहाँ पे, इसको ध्यान देंगे, इट्स अ डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन का कोई डायमेंशन नहीं होता इसका, इस यूनिट वेक्टर का। वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एग्जैक्टली 1 होता है, 1 होता है, एंड इट्स गिव्स डायरेक्शन ओनली। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए ये वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर ए, यहां पे दिखा हुआ है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, दिस इज अ वेक्टर ए। इस वेक्टर ए में छोटे से पोर्शन को, इतने पोर्शन को हमने यूनिट लेंथ 1 लेंथ का माना है, और यह है यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर को, जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे एरो लगाते हैं, और यूनिट वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है, यहां पे मैं रिप्रेजेंटेशन रख रहा हूं,
ये है ए, और ए का यूनिट वेक्टर के लिए हम एक ऐसा कैप पहनाते हैं। तो यदि ए का मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर। यदि ये वेक्टर बी है और बी का मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है, तो दिस इज बी का यूनिट वेक्टर। ऐसे कैप पहनाते हैं। तो यूनिट वेक्टर को पहचानने का तरीका क्लियर है। यूनिट वेक्टर मतलब उसके ऊपर ऐसे छोटा सा, ऐसे 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 छोटा सा कैप पहनाते हैं। मान लो सर सी वेक्टर हुआ तो सी का यूनिट वेक्टर ऐसे लिखना है। तो वेक्टर्स क्लियर हो गया, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर? इट गिव्स डायरेक्शन ओनली। जैसे किसी ने कहा हमारे पास एक फोर्स है जो 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड का है, उसका डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन को कैसे देंगे? 5 में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर तो 5 ही रहने वाला है, लेकिन 1 के साथ क्या है? इट हैज डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर यूज टू गिव डायरेक्शन। क्या याद रहेगा बच्चों आपको? क्या यूनिट वेक्टर का डायमेंशन होता, यूनिट होता, नहीं होता? करेक्ट आंसर इज नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। यूनिट वेक्टर के पास केवल डायरेक्शन होता है। इट यूज टू एलोकेट डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हम डायरेक्शन इस तरीके से दिखाते हैं। यदि ये यूनिट वेक्टर है तो इसी वेक्टर ए में ये वाला पोर्शन भी यदि 1 यूनिट का लेंथ का है, दिस इज इफ दिस वन इज आल्सो 1 यूनिट, तो ये भी यूनिट वेक्टर 1 ही होगा। तो इस तरीके से ये यूनिट वेक्टर है एलोंग ए डायरेक्शन। ए एक बड़ा सा वेक्टर है, उसके छोटे छोटे पोर्शंस को आपने तोड़ दिया और वो सभी 1 के लेंथ में है, तो ये सब यूनिट वेक्टर्स में आ गए। अभी इसका प्रॉपर सिग्निफिकेंस आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अभी आएगा। ध्यान देगा यहां पे। तो यूनिट वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ध्यान देंगे। यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूं। यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने का ये है तरीका। यूनिट वेक्टर में ये है वेक्टर, दिस वन इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर। और उस वेक्टर को हम यदि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड यदि हम उसको मैग्नीट्यूड से, दिस वन इज मैग्नीट्यूड, और दिस वन इज मैग्नीट्यूड, दिस वन इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है बच्चों? ये है अपना मैग्नीट्यूड। तो ध्यान देंगे, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो देखो मान लो कि कोई 5 यूनिट का वेक्टर है, उसको 5 से डिवाइड कर दो तो 1 हो गया। इसीलिए किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो केवल उसका डायरेक्शन बचता है, ठीक है। जैसे ये है वेक्टर ए, इफ दिस इज अ वेक्टर ए, यहां पे ध्यान दें, इफ दिस इज अ वेक्टर ए और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 3, तो यदि मुझे यूनिट वेक्टर ए लिखना हुआ इसके लिए ध्यान देंगे, ये कितने यूनिट का? 1 + 1 + 1 3 यूनिट का है। तो यूनिट वेक्टर लिखना हुआ तो 3 जो होगा हमें, ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर हुआ? डायरेक्शन तो आपने बदला नहीं ना, आपने तो 5, ये 3 यूनिट था, इस 3 यूनिट में 3 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1। तो 1 यूनिट का डायरेक्शन है, दिस इज द यूनिट वेक्टर ए, दिस वन कैप पहनाते, दिस वन इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर ए, दिस वन इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर ए, और ये टोटल इज वेक्टर ए। तो किसी भी वेक्टर में हम उसके मैग्नीट्यूड से यदि हम डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अच्छा, अब उसका दूसरा तरीका समझते हैं, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है उस डायरेक्शन। ध्यान देंगे, किसी भी देखो सर ये तो यूनिट वेक्टर है, आपने इसको डायरेक्शन लिखा है। यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शन ही देता है। ये अपना यूनिट वेक्टर जरूर है, ये यूनिट वेक्टर जरूर है, लेकिन ये केवल और केवल डायरेक्शन के लिए काम आया। मतलब हमने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा और उसको उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर उसको हमने डायरेक्शन दे दिया। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना को ही हम बोलते हैं कि हमने उसको डायरेक्शन दे दिया, तो ये हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो ध्यान देंगे, और हम यदि आगे चलें तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है?
ध्यान लेंगे। मान लीजिए ये सभी लोग ये एग्जाम्पल क्लास में जरूर सुनेंगे, जहां कहीं भी आप यदि क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ेंगे या फिर इस वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जिस भी क्लासरूम में आप बैठेंगे तो वो 4 कॉर्नर्स होते हैं, उसके 4 कॉर्नर्स जमीन पे और 4 कॉर्नर्स ऊपर होते हैं। यदि ये बिल्कुल मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज योर क्लासरूम, तो ये पर्टिकुलर प्लेस को हम ओरिजिन मानते हैं, और इस पर्टिकुलर प्लेस में जो ओरिजिन है इसमें हम इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन को हम जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, और इसी डायरेक्शन को, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को मैं यहां पे दिखाया हूं। ठीक है, इसमें यदि हम एक्स डायरेक्शन में जाएं तो एक्स डायरेक्शन का ढेर सारा मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में भी ढेर सारा मैग्नीट्यूड है। यदि मुझे एक्स डायरेक्शन का सिंगल मैग्नीट्यूड चाहिए एक, तो क्या वो हो गया एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर? यस। तो यहां से हम 1 यूनिट आगे चले गए तो ये रहा अपना यूनिट वेक्टर, दिस इज 1, ये रहा अपना यूनिट वेक्टर 1, ये 1 लेंथ का है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर। तो एक्स की तरफ यदि हम गए तो इसको हम बोलते हैं आई, और आई क्या है? यूनिट वेक्टर, इसलिए कैप बना दिया। आई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन के 1 लेंथ को, यूनिट वेक्टर को, और ये केवल और केवल डायरेक्शन के लिए काम आएगा कि कोई चीज यदि एक्स में जा रहा है, कितना जा रहा है, तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर? उसी तरीके से यदि हम वाई में जाएं 1 यूनिट, वाई में हम 1 यूनिट जाएं, दिस इज 1 यूनिट, तो इसको हम जे यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से यदि हम जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं, 3 डायमेंशनल में है, 3 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई जेड तीनों प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो यदि हम कोई जेड में जा रहे हैं तो इसको हम के यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर मतलब हमने कैप लगाया हुआ है, तो यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं कि दीज आर द यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आर लाइक दिस, इस तरीके से हुआ। यदि किसी ने बोला मैं 5 मीटर, ध्यान देंगे समझेंगे, मैं 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में गया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने 5 मीटर एक्स डायरेक्शन में गए, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वेक्टर ए है, दैट इज इक्वल टू आई डायरेक्शन में गया, एक्स डायरेक्शन में गया, तो पहले तो यूनिट लिख दिया, और कितना डिस्टेंस गया? 5, तो हम यहां पे 5 लिख दिया। तो ये रहा वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर ए इज अलोंग एक्स डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, दैट इज मीटर, किलोमीटर, जो भी रहेगा वो चीज। ठीक है, काफी आसान है ये। तो ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन हमने सीख लिया, और हम यदि आगे चलें तो कुछ क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, थोड़ा क्वेश्चंस का डिस्कशन बनता है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स। यदि ये रिप्रेजेंटेशन आप सीख ले, समझ गए, तो आप मान के चलो कि ऑर्थोगोनल आपको समझ में आ गया। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान देगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बता रहा हूं। वेक्टर ए को हमें रिप्रेजेंट करना। वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर ए रहा, ये वेक्टर ए को हमने लिखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना यूनिट? 5 यूनिट। तो आपने आपको क्या लिखना है? पहले वेक्टर को लिखने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है। तो मैग्नीट्यूड दिया, वो मैग्नीट्यूड कितना है? 5, और डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या है? दैट इज आई। वाई आई? बिकॉज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हो गया, काफी आसान है। तो वेक्टर ए को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। दूसरा क्वेश्चन है वेक्टर बी हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। लिख लेते हैं, वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले इसका मैग्नीट्यूड, फिर यूनिट वेक्टर अलोंग बी है, तो बी कर लेते हैं हम। ये है बी का मैग्नीट्यूड, और ये है बी यूनिट वेक्टर। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया बच्चों, काफी आसान है। सीखते जा, पेन कॉपी होगा तो नोट करते जाएं। वेक्टर सी हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट अलोंग नेगेटिव जेड, यहां पे थोड़ा सा अलग है, नेगेटिव जेड हो गया, तो आप क्या लिखेंगे? वेक्टर सी को आप क्या लिखना है? वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का यूनिट वेक्टर। अब ध्यान देंगे, जब नेगेटिव आ जाए,
तो जिस तरीके से ऑर्थोगोनल प्लेन में हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को के यूनिट वेक्टर को आई रिप्रेजेंट किया था, नेगेटिव वालों को हम माइनस आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे सी का यूनिट कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 3, और सी का वैल्यू कितना है, दिस इज माइनस नेगेटिव जेड एक्सिस, तो माइनस के, इसी को बहुत सारे लोग लिखते हैं -3k। आई होप कि समझे होंगे, ये थोड़ा सा अलग है, ऊपर वालों से थोड़ा सा अलग है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलो एक और सर ये भी कर लेते हैं। वेक्टर डी हैविंग मैग्नीट्यूड 3 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स, ध्यान देंगे, एंड 5 यूनिट अलोंग पॉजिटिव वाई। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यदि 2 एक्सिस में है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर डी है, तो वेक्टर डी में हम पहले लिखेंगे 3 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स। यदि कोई चीज पॉजिटिव एक्स में 3 यूनिट है तो आपने लिखा 3, और पॉजिटिव एक्स में है तो i, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 5 यूनिट अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, तो आपने लिखा 5, और y एक्सिस में है तो दिस इज j और प्लस। मतलब वेक्टर d किधर है, 3 यूनिट i में है और 5 यूनिट j में है। आसान है, काफी आसान है रिप्रेजेंटेशन। अब अगला ध्यान देंगे, यदि ये है और इसमें इसको यदि रिप्रेजेंट करना हुआ तो क्या हम a को तोड़ना सीख चुके हैं, क्या हम रिजोल्यूशन ऑफ a आता है, यस। ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a cos थीटा, जिधर थीटा जुड़ा उधर cos थीटा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस इज a sin थीटा, जिधर थीटा नहीं जुड़ा है उधर sin थीटा। अब हमें रिप्रेजेंट करना है दिस वेक्टर a, तो वेक्टर a का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चों, वेक्टर a इक्वल टू क्या लिखेंगे, x में कितना है, x में है a cos थीटा, तो आपने लिखा a cos थीटा, x में है तो i से हमने डायरेक्शन दे दिया। अच्छा y में कितना है, a sin थीटा, तो आपने लिखा a sin थीटा और प्लस, और ये किधर है, y में है, तो आपने इसमें सीधे लिखा j यूनिट वेक्टर। तो आपने a को, जो वेक्टर a था ये इधर था, ये ना ही x में था ना y में था, ये तो x और y दोनों में ही है। आपने रिजॉल्व किया तो पता चला ये तो दोनों में ही है, तो आप a को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफी आसान है। और आगे चलेंगे हम। अब ध्यान देंगे, अब कुछ स्पेशल कैलकुलेशन की हम बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ध्यान देंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल कैलकुलेट करना है। मैं पहला बता रहा हूं, दूसरा और तीसरा आप वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करेंगे और फिर वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सॉल्व करना था। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूं, ध्यान देंगे। वेक्टर ए है, 3 यूनिट आई में है, तो ये अपना एक्स एक्सिस है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, जस्ट अ सेकेंड, ये अपना है एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, आप लोग इसको वीडियो को बढ़िया से ध्यान दें। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि 3i, मतलब वेक्टर ए आई में कितना है, 3 यूनिट, तो यहां से यहां तक है 3i, मतलब 3 यूनिट आई में है, ठीक है, हो गया। 4 यूनिट जे में है, तो ये रहा जे में कितना है, 4 यूनिट, तो ये थोड़ा सा लंबा है, दिस इज 4j। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड मतलब ओवरऑल कैलकुलेशन। तो ओवरऑल कैलकुलेशन की बात करें तो हमारा जो वेक्टर कैलकुलेशन का जो मेथड है वो क्या है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। क्या हम इनको ऐसे जोड़ सकते हैं, क्या ये एडिशन है ना, दो वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, और ए और बी देखो दो वेक्टर है, वेक्टर 1 वेक्टर 2, वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को ऐड करना है, तो ये रहा वेक्टर 1 और ये रहा वेक्टर 2, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ऐड क्या हेड टू हेड ऐड होता है क्या, नहीं, हमारा पहले वीडियो में ही मंत्र हमने बताया था कि इनिशियल टेल टू फाइनल हेड एडिशन होता है, किसी एक को उठा के दूसरे पे रखना होगा। तो चलो 4 को उठा के हम इस पे रख लेते हैं, तो 4 को उठाया और इस पे रखा, तो ये यूनिट भी कितना है, 4j ही है, ये तो बदला नहीं ना। वेक्टर को आप पैरेलली उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, बदलता नहीं है। अब ध्यान देगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा, दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू, दैट इज इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, और ये रहा रिजल्टेंट वैल्यू। अब ये रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द रिजल्टेंट वन, और ये रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट इज बेसिकली द एडिशन ऑफ 3i प्लस एडिशन ऑफ 4j।
3i और 4j को ही ऐड करके बना हुआ है। तो इस जो r को हमने लिखा है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ a है। ये r जो है, जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, वही रिजल्टेंट तो a से रिप्रेजेंट हुआ है। तो इस a को हम क्या लिखेंगे? क्या हम इस a को पाइथागोरस से सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये है 3 यूनिट और ये है 4 यूनिट? तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व किया, 3 4 का 5 होता, सबको पता है 3 4 का 5 हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 5। इसका मतलब हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। तो हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का आसान सा मेथड मैं बता दूं। मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू x का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर, दिस इज 5। तो हमारा मैग्नीट्यूड तो हो गया, हमने मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया। इसमें एक और पार्ट है, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब हमें ये एंगल पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल बताइए। सो दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा लिखेंगे हम। tan थीटा कितना होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4/3। दिस इज 4/3। tan थीटा इज 4/3। काफी आसान है, काफी आसान है। अच्छा, ये एक जनरलाइज्ड ट्रायंगल है। जनरलाइज्ड ट्रायंगल के बारे में बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, अच्छा इसमें 4 है, तो ये है 4 3, ये 5 होता। तो जो बड़ा वाला साइड है, बड़े वाले के साइड के सामने ज्यादा एंगल 53 डिग्री और 3 के सामने दिस इज 37 डिग्री ये होता है, और दिस वन इज 90 डिग्री। आप देखेंगे तो 180 डिग्री होता है। ये बच्चों को याद रहता है। दिस इज 53 37, ये हो गया 90 और ये 90, 180 डिग्री ट्रायंगल के बीच के एंगल्स। यस, तो दिस इज 4/3। 4/3 मतलब कितना डिग्री हो गया? दिस इज 53 डिग्री। दिस इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर। काफी आसान है। वीडियो पॉज करें और ये दोनों आप खुद से सॉल्व करें। मैं आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं। यस, यदि अगला क्वेश्चन किया जाए, ध्यान देंगे एवरीवन। सेकंड पार्ट है दिस वन। b का वैल्यू है, b का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये रहा b वेक्टर। तो यदि मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज पॉजिटिव x एंड दिस वन इज पॉजिटिव y। अब ये वेक्टर b जो है दो छोटे छोटे वेक्टर से जोड़ करके बना हुआ है। -2 यूनिट i में है, मतलब i में पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव में हो गया। सो -2 यूनिट। थोड़ा दूसरा कलर हम ले लेते हैं। तो -2 यूनिट मतलब इधर है 2 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट, और -2 यूनिट j में भी है। नीचे किधर है? दिस इज -2 यूनिट, दिस वन इज ऑल्सो 2 यूनिट। ये दोनों ही 2-2 यूनिट के हैं। और क्वेश्चन पूछा गया कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हम इनको ऐसे सीधे सीधे जोड़ दे और वैल्यू बता दे? नहीं, हमें एक को दूसरे पे शिफ्ट करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा, इनिशियल टेल टू फाइनल है। तो इस 2 को उठा के इस पे रख लेते हैं। दिस वन इज, इसको हमने उठाया एंड दिस वन इज 2। ये जो हमारा रिजल्टेंट आया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये अपना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये अपना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b। मैग्नीट्यूड ऑफ b कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस वन इज 2, दिस वन इज 2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू वी कैन कैलकुलेट यूजिंग पाइथागोरस। तो b का वैल्यू सीधे सीधे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज 2√2। काफी आसान है। यदि क्वेश्चन में आता है कि सर कैलकुलेट द एंगल ऑल्सो, तो हमसे यदि मैं पूछूं आपसे कि ये एंगल कितना होगा, तो चलो लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन बेस। सामने का जो लेंथ है 2 है और जो बेस वाला ये वैल्यू है 2 है, तो दिस इज 2/2 एंड दिस एंगल इज, दिस वैल्यू इज 1। तो थीटा आया 45 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताना है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यदि हमें एंगल बताना है, तो मैं ये थीटा एंगल नहीं बताना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताना है। तो दिस एंगल इज आवर एक्चुअल एंगल। तो ये है 80 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा, आवर आंसर शुड बी 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री, और ये होगा पॉजिटिव एक्स से एंगल ऑफ दिस रिजल्टेंट वैल्यू विथ दिस रिजल्टेंट वन। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज 5 8 4 12 2 1 1 2, 225 डिग्री। दिस इज 225 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल आया, ये आया 225 डिग्री।
जो लोगों ने भी पॉज करके इसको सॉल्व कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और फिर से पॉज करो और थर्ड वाला फिर से करने की कोशिश करो, यदि आपने गलत कर दिया है तो, और यदि आपने सही किया है तो लेट्स मूव अहेड, देखते हैं और बाकी लोगों ने कितना कितना अच्छा किया। काफी आसान था। ओके फाइन, तो मैं इसको मिटा देता हूं और थर्ड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट में है c इक्वल्स टू -√3i माइनस j। तो हम पहले x एक्सिस बना लेते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। और इसमें यदि लिखें तो c का वैल्यू यदि लिखना चाहें तो c में -√3i, -√3i डिफरेंट कलर ले लेते हैं हम, और ये रहा दिस वैल्यू इज √3 आई कैप नेगेटिव की तरफ है, और दूसरा है -1j नीचे की तरफ कितना है, दिस वन इज 1। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होगा, और दोनों ही रिप्रेजेंटेशन को वेक्टर c चाहिए। हम इनका बेसिकली समेशन करना चाहते हैं। -3 और -1 का समेशन ही तो है, -√3 और -1 का हमें समेशन ही करना है। तो यहां पे समेशन करते हैं तो क्या ऐसे जोड़ देंगे क्या? ना ना ना, जिस दिन मंत्र भूल गया समझ ले कि वेक्टर आपके लिए नहीं बना है। मंत्र क्या कहता है? इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। तो √3 को उठा के इस पे रख लेते, किसी एक को भी आप उठा के रख सकते हो। तो √3 को हमने उठा के इधर रखा, सो दिस वैल्यू इज √3। इसको ऐड किया यहां से यहां तक, तो ये वैल्यू, दिस वैल्यू, ये जो हमारी इसको हम हटा देते हैं, √3 ऊपर रख लेते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ c, दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो c का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ c कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस है √3 का स्क्वायर, बच्चों ध्यान दो, प्लस 1 का स्क्वायर। यहां सॉल्व किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना आया? दिस इज √3 का स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 4, तो ये हो गया 2 हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर से ध्यान देंगे, जो एंगल आपको बताना हो है वो एंगल ये बताना है, दिस एंगल यू हैव टू कैलकुलेट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एंगल आपको बताना होगा। सर ये क्या नीचे वाला नहीं बता सकते क्या? नीचे वाला नहीं बता, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें एंगल्स को घुमाते हुए उसको बताना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें उसका एंगल बताना है। तो यहां पे ध्यान देंगे कैसे कैलकुलेट करना है। यदि मैं tan थीटा इसमें लिखना चाहूं तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो ये √3/1, दिस इज √3/1, दिस इज द tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? √3 कितना होता है? 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे tan थीटा इज √3, तो ये वैल्यू आ गया 60 डिग्री। यहां से ये वैल्यू कितना है? 180 डिग्री, 180 डिग्री, और ये वैल्यू ऑलरेडी 60 आया, तो ये वैल्यू कितना आया? 30, दिस वैल्यू इज 30। तो जो हमारा आंसर आएगा, दैट आंसर शुड बी व्हाट? आंसर शुड बी 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री, एंड ये कितना हो जाएगा? दिस इज 1 2 1। आई थिंक सभी लोगों ने समझा होगा। बहुत आसान तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप न कर पाओ। दिस इज द थर्ड वन, और हम आसानी से समझ गए। हमने मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट किया, हमने पॉजिटिव एक्सिस के साथ इनके एंगल्स भी कैलकुलेट किया। ओके चलो, अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वन। जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। जैसे कोई सा भी यूनिट वेक्टर, आपको याद होगा कि हम यूनिट वेक्टर ए लिखते थे, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए, यही किया करते थे हम कोई भी यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। तो ये वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर ये है, और इनके मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करने हैं। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का मैं पहले आपको फॉर्मूला बता दूं। मान लीजिए कि ये वेक्टर, इसको नोट कर लो, सभी लोग इसको नोट कर ले, अलग से इसको नोट कर लें, अलग से इसको नोट करें, फिर हम इस पे आते हैं। अलग से नोट करें, मान लीजिए वेक्टर ए है, और वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है AI प्लस BJ प्लस CK, ऐसे। तो यदि हम 3 डायमेंशनल स्पेस में यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो इसका इधर x, दिस इज for example, this one is let's say x axis, this one is let's say y axis, and this one is z axis। तो x में कितना है? a यूनिट गया यहां से यहां तक,
y में कितना है b यूनिट गया, और c में कितना है, z में कितना है, c यूनिट गया। तो इन तीनों वेक्टर्स को आप जोड़ेंगे, पहले a और b को जोड़ लो, आपको वैल्यू मिल जाएगा, उसके साथ c को जोड़ दो, तो सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होने वाले हैं। तो जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर, पहले a और b को जोड़ोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a और b के साथ जो c है वो भी 90 डिग्री पे है, a और b के साथ जो c है वो भी 90 डिग्री पे है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अलग से करोगे c स्क्वायर, हो गया। तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट एनी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको बच्चों याद कर लो। चलो हम कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन में है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, पहला है ये। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का जो मेथड है मैं आप लोगों को बता दूं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहला काम तो है वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द मॉड ऑफ ए। तो ए का जब हम मॉड कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड। सर आपने वेक्टर लगा दिया, कोई बात नहीं, हमने मॉड जो लगाया, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, अंदर वेक्टर रखेंगे तो यहां पे जो वैल्यू हो जाएगा, दिस इज रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यही है। आपने सॉल्व किया तो दिस इज 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस दिस इज 16 एंड दिस वैल्यू इज 5। काफी आसान है। अब ये यूनिट वेक्टर हमें लिखना है, यहां पे देखोगे तो ए वेक्टर तो हमारे पास है, ए वेक्टर कितना है 3i - 4j बाई 5, यही हुआ। अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3/5i - 4/5j। काफी आसान है। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन एंड दिस द आंसर, एंड दिस वन इज द आंसर, एंड दिस वन इज द आंसर। काफी आसान है। क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है? यस, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा। बात मान, विश्वास नहीं है तो वीडियो पॉज कर इसका मैग्नीट्यूड निकाल। मैग्नीट्यूड निकालने का अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। ये जो i के साथ है उसका स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर, k के साथ है उसका स्क्वायर, उसका रूट ले ले और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, और आपको उसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, इसका 1 ही आने वाला है। तो चलो आप लोग सीख गए हो। सेकंड पोर्शन आप खुद से करें, सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट का यूनिट वेक्टर निकालें, वीडियो पॉज कर लें और इसका निकालें। तो हम चलो सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। जो सेकंड पार्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। मान लीजिए इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले तो बी यूनिट वेक्टर के ऐसा कैप बनाते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए डिफरेंट कैप है, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर बी बाई मॉड बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेक्टर बी तो हमें दिया हुआ ही है, मॉड बी ही कैलकुलेट करना है। तो लेट्स कैलकुलेट मॉड बी। मॉड बी कितना हो जाएगा, रूट ओवर आई के साथ का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, प्लस के साथ का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर। आपने सॉल्व किया, दिस इज कितना आ रहा है 16 प्लस 9 प्लस दिस इज 49, ये कितना आ रहा है रूट ओवर 8 6 14 के 4 और 4 4 8 1 9, 94 आ रहा है, 94 आ रहा है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं फिर से, 15 24 4 4 5 नहीं, दिस इज 64, ये 64 आ रहा है, 4 1 5 1 6, ठीक है 64 आ रहा है, ये 74 आ रहा है। देखो 9 9 18 4 2 4 2 6 1 7, 74 आ रहा है। दिस इज 74। तो जो b का जो वैल्यू आया वो 74 रूट 74 आया। आई थिंक सभी लोगों ने समझा होगा, ठीक है। तो अब हमें b का यूनिट वेक्टर लिखना है। तो जब हम b का यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो b का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, b का यूनिट वेक्टर हमने लिखा, b का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर b अपॉन मॉड b। तो वेक्टर b कितना है 4i प्लस 3j प्लस 7k, और हमने डिवाइड कर दिया इसको मैग्नीट्यूड से रूट 74, और b का जो यूनिट वेक्टर आया दैट इज 4 बाई रूट 74 i कैप प्लस 3 बाई रूट 74 j कैप प्लस 7 बाई रूट
74 k कैप। काफी आसान है, काफी आसान है इसको। चलो बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।